आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 10 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के दो टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, टॉपिक 1.2 एंड टॉपिक 1.3। टॉपिक 1.2 स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़ पैराडाइम। अब एवोल्यूशन कहते हैं इब्तदा। अब हमने पढ़ना है कि किस तरह हमारे पास साइंटिफिक आइडियाज़ की इब्तदा हुई और इसी इब्तदा को हम लोग पैराडाइम का भी नाम देते हैं। वट इज़ अ साइंटिफिक पैराडाइम, उन्होंने पहले सवाल पूछा और इसका जवाब आपको खुद ही नीचे पैराग्राफ में दे दिया गया है। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अ साइंटिफिक पैराडाइम इज़ अ सेट ऑफ आइडियाज़। कि साइंटिफिक पैराडाइम होता क्या है, तो लिखा हुआ है कि साइंटिफिक पैराडाइम हमारे पास मजमुआ होता है आइडियाज़, ख्यालात का, तरीक़ों का और असूलों का, जो मदद करता है, जो गाइड करता है साइंटिस्ट को उनकी रिसर्चेस में। इट हेल्प्स साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। इसके साथ साथ साइंटिफिक पैराडाइम साइंटिस्ट की मदद करता है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे पास ये जो कुदरती दुनिया है ये क्या है, और फिर इसी की निस्बत वो अपनी दरियाफ्तों को मज़ीद अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक पैराडाइम मजमुआ होता है ख्यालात का, तरीक़ों का, असूलों का, जो कि साइंटिस्ट को मदद करता है उनकी रिसर्चेस में। इसके साथ साथ साइंटिफिक पैराडाइम्स मदद करता है साइंटिस्ट की ताकि वो कुदरती दुनिया को समझ सकें और अपनी दरियाफ्तों के बारे में मज़ीद अच्छी तरह से वजाहत दे सकें। पैराडाइम्स गिव साइंटिस्ट अ कंसिस्टेंट वे। इसके साथ साथ जो पैराडाइम्स होते हैं ये साइंटिस्ट को एक रास्ता बताते हैं कि उन्होंने क्या स्टडी करना है, किस तरह उन्होंने अपने तालीम को, अपने इल्म को शेयर करना है। हाउएवर व्हेन न्यू एविडेंस चैलेंजेस एन एग्जिस्टिंग पैराडाइम, कि जब हमारे पास कोई नई दरियाफ्त, कोई न्यू थ्योरी चैलेंज करती है किसी भी मौजूदा थ्योरी को, तो जो उनमें से अच्छा होता है, जो बेटर होती है, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। सारी सी बात है, जो चीज़ हमारे पास पहले बनाई गई थी वो इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं हो सकती, जो बाद में बनाई जाती है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो बेहतर होती है, तो पुराने वाले को रिप्लेस कर लिया जाता है उससे जो कि हमारे पास न्यू बनी है, जो कि ज़्यादा बेटर है। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ साइंटिफिक पैराडाइम। नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं साइंटिफिक पैराडाइम की, और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रही हैं। द फ्लूजिस्टन थ्योरी। In the 70s, scientists believe in the phlogiston theory to explain burning, combustion and rusting. अब कह रहे हैं कि 17वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो फ्लूजिस्टन थ्योरी है टू एक्सप्लेन बर्निंग कहते हैं आग लगने का अमल, कंबक्शन भी जलने का अमल को ही कहते हैं, रस्टिंग जंग लगने को अमल कहते हैं। 17वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो हमारे पास किसी भी चीज़ को आग लगती है, जलने का जो अमल होता है या फिर हमारे पास जंग लगने का अमल होता है, इसके अंदर फ्लूजिस्टन थ्योरी की वजाहत है। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, इसी आइडिया के मुताबिक वो मवाद डेट कुड बर्न, जिन्हें हम लोग जलाते हैं, उनके अंदर एक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे हम लोग फ्लूजिस्टन कहते हैं, विच वॉज रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग, जो कि हमारे पास तब खारिज होता है जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं। मतलब साइंटिस्ट का ये मानना था कि जब भी हमारे पास किसी चीज़ को हम जलाएं या फिर हम किसी भी चीज़ के अंदर कुछ किसी भी चीज़ को जंग लग जाए, तो इन दोनों में हमारे पास सूरतों में फ्लूजिस्टन जो है ये रिलीज होता है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ को आग लगती है या फिर मेटल को जंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मेटल्स रस्टेड, मिसाल के तौर पर जब हमारे पास किसी भी मेटल को जंग लगता है, पेपर का लोगों का ये मानना हो जाता है कि दे एब्जॉर्ब, कि अगर हमारे पास मेटल को जंग लगा है इसका मतलब उस मेटल ने डीफ्लोगिस्टिकेटेड एयर को, मतलब जो हमारे पास पेचीदा हवा होती है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। मतलब साइंटिस्ट का ये कहना था कि अगर किसी भी मेटल को जंग लग रहा है तो हमारे पास उसमें भी फ्लोजिस्टन थ्योरी है, वो जो मेटल है वो हमारे पास एक सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है जिसे फ्लोजिस्टन कहते हैं, उसकी वजह से हमारे पास जंग लग रहा है। अगर किसी चीज़ को आग भी लग रही है तो वो भी हमारे पास फ्लोगिस्टन सब्सटेंस मौजूद होता है उसके अंदर से, वो खारिज होता है, तभी आग लगती है और तभी किसी भी चीज़ को जंग लगता है। लेटर बाद में
एंटोनी लेवाइजर प्रूव्ड दैट कंबक्शन हैपन्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। अब बाद में हमारे पास साइंटिस्ट आए एंटोनी लेवाइजर, उन्होंने इस बात को साबित करके दिखाया कि अगर हमारे पास किसी भी चीज़ को आग लगती है तो वो लगती है ऑक्सीजन की वजह से। जब भी ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस के साथ कंबाइन होता है तो हमारे पास आग लगती है या किसी भी मेटल को जंग लगता है, ना कि फ्लोजिस्टन थ्योरी की वजह से किसी भी चीज़ को आग लगती है। हिज वर्क इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वे, उनके इस काम ने एक नया रास्ता बनाया ऑफ थिंकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस। उनके इस बात ने नए केमिकल रिएक्शंस के बारे में सोचने के ऊपर मजबूर किया। रिप्लेसिंग द फ्लोजिस्टन थ्योरी, उनके इसी आइडिया ने इस थ्योरी को रिप्लेस कर दिया उनके न्यू कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जैसे कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो उनकी इस थ्योरी ने रिप्लेस कर लिया है फ्लोजिस्टन थ्योरी को। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ द एटम। अब हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि एटम की साख्त के बारे में। अब उन्होंने एटम के बारे में हमें 4 वजाहतें दी हुई हैं। साइंटिस्ट हैव चेंज देयर आइडियाज़, के वक्त के साथ साथ जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने ख्यालात को तब्दील करते रहते हैं कि एटम जो है वो किस तरह का दिखता है, वो उसके बारे में मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और एटम के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करते रहते हैं। अब इसमें हमारे पास पहला आ रहा है द प्लम पुडिंग मॉडल। 1904 J. Thomson suggested that atoms are like a pudding with negatively charged electrons, the plum, scattered in a positively charged। कि जो एटम होता है वो हमारे पास उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पूरे में बिखरे हुए होते हैं और उन पॉजिटिव चार्जेस में हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। इसी तरह वो मिसाल देके समझा रहे हैं। पुडिंग का मतलब होता है स्वीट डेजर्ट, जैसे कि हम मीठी डिश कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एटम है, वो एक मीठी डिश है, उसके अंदर हमारे पास क्या है कि प्लम्स, आलू बुखारे को कहते हैं कि अगर हमारे पास एक एटम है, कोई भी एक मीठी डिश है, तो इसका मतलब वो एटम है। एटम्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो कि हम आलू बुखारे तशबीह दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे पास एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी बिखरे हुए होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर एक एटम है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल में ये बात बयान की गई थी कि जो एटम होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस दोनों उसके अंदर बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। फिर इसके बाद 1911 में रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड मॉडल 1911। अर्नेस्ट रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट शो दैट एटम्स हैव अ dense, small, positively charged center called a nucleus with revolving orbiting around, with electrons orbiting around। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने गोल्ड फॉइल को रखा था और उसने इस बात को कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, गहरे होते हैं। उनका जो सेंटर होता है, ठीक है, किसी भी एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसके साथ साथ विद इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड, कि अगर हमारे पास कोई भी एक एटम है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज, उसके इर्द गिर्द सर्कल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये बात बोली थी रदरफोर्ड ने। फिर इसके बाद हमारे पास जो नया मॉडल आया था वो आया था बोहर्ट्स मॉडल एंड क्वांटम मॉडल। लेटर साइंटिस्ट इम्प्रूव्ड रदरफोर्ड्स मॉडल by adding ideas about energy levels, Bohr's model and quantum mechanics, which is the current way we understand atoms। अब रदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद हमारे पास एटम का नया मॉडल आ गया। उस मॉडल को बनाया गया था बोहर्स ने। बोहर्स के मॉडल ने एनर्जी लेवल्स बताए थे, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब के सब अपने शेल्स में अपने एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद बोहर की थ्योरी के बाद हमारे पास नई थ्योरी जो आई है वो क्वांटम मैकेनिक्स है, जो कि अभी तक चल रही है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये बात बोली गई थी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी शो करते हैं और वेव लाइक बिहेवियर को भी वो शो करते हैं। ये वही क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी है जो कि आजकल एटम के बारे में एक्सेप्ट की जा रही है।
These changes happened because new experiments provided better evidence. अब अगर हम एक एटम के बारे में बात करें, सबसे पहले एटम का हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल आया। इसके बाद जैसे ही वक्त गुजरता गया न्यू मॉडल आ गया, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के बाद हमारे पास न्यू मॉडल आ गया, बोहर्स मॉडल। और बोहर्स मॉडल के बाद जो आजकल जिसे हम मॉडल को समझ रहे हैं वो कौन सा है, क्वांटम मॉडल है। अब यही बातें बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास वक्त गुजरता जाता है एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और नया जो एटम है उसका स्ट्रक्चर जो है साख्त हमारे पास उभर के आती रहती है। लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है द पीरियोडिक टेबल। Dmitry Mendeleev created the periodic table in 1869 to organize elements based on their atomic masses and properties. अब कह रहे हैं कि 1869 में मेंडलीव ने हमारे पास पीरियोडिक टेबल को बनाया था। उसने उस पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास की बुनियाद पर और उनके पास जो खसूसियात हैं उसकी बुनियाद पर। हिज टेबल वॉज पावरफुल। उसका जो टेबल था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। क्यों? क्योंकि उसने पेश गोई कर दी थी उन एलिमेंट्स की जो कि उस वक्त वजूद में भी नहीं आए थे। ना तो वो अभी तक वजूद में आए हैं, लेकिन उसने उन एलिमेंट्स के बारे में पेश गोई जब 1869 में बनाया था अपना पीरियोडिक टेबल, तभी उसने कुछ एलिमेंट्स की पेश गोई कर दी थी जो कि उस वक्त मौजूद थे लेकिन वो अभी तक दरियाफ्त नहीं किए गए हैं। और मेंडलीव ही वो साइंटिस्ट है जिसने वर्ड पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले इजाद किया था। सबसे पहले जॉन न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज बनाया था, उनका रिजेक्ट करके मेंडलीव का एक्सेप्ट हुआ और फिर मेंडलीव का रिजेक्ट करके मोस्ली का सिलेक्ट हुआ। तो आजकल जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो मोस्ली ने इजाद किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। As scientists learn about atomic structure and quantum mechanics, जैसे कि साइंटिस्ट एटम की साख्त के बारे में भी पढ़ चुके हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल है वो उसे भी अपडेट करेंगे। टुडे एलिमेंट्स आर अरेंज। आज के वक्त में जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर अरेंज हुए हुए हैं। This modern version explains why elements show chemical similar properties at regular intervals. कि जिस तरह साइंटिस्ट पढ़ चुके हैं कि एटम की साख बदल चुकी है, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में वो पढ़ चुके हैं, तो अब ज़रूरत यह है कि वो अपने पीरियोडिक टेबल को भी अपडेट कर लें। तो जो हमारे पास आजकल का पीरियोडिक टेबल है उसे एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर बनाया गया है। और ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का वर्जन है ये शो करता है कि वाई एलिमेंट्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, के जो एलिमेंट्स हैं वो क्यों हमारे पास एक जैसी, सिमिलर कहते हैं मिलती जुलती, जो कि एक जैसी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, पीरियोडिसिटी एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर इन रिएक्शंस। हम ये जान सकें कि एलिमेंट्स के पास कौन कौन सी केमिकली तौर पर खसूसियात होती हैं और वो किस तरह दूसरे एलिमेंट्स के साथ बिहेव करते हैं रिएक्शंस में, इन सब के बारे में हम जान सकें उस एक पीरियोडिक टेबल के ज़रिए। Our next topic is scientific paradigms in chemistry. Scientific paradigms in chemistry are ideas and rules that help us understand how substances behave and interact. कि साइंटिफिक पैराडाइम्स जो होती हैं केमिस्ट्री में वो आइडियाज़ और रूल्स होते हैं जो कि मदद करते हैं हमारी ये जानने में कि किस तरह सब्सटेंसेस बिहेव करते हैं और वो क्या असर डालते हैं। These paradigms guide scientists in creating experiments. ये जो पैराडाइम्स होती हैं ये गाइड करते हैं साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट्स बनाने में, उनके आइडियाज़ को टेस्ट करने में और जो उनके रिजल्ट्स निकलते हैं उनकी तर्जुमानी करने में। They help us learn more about the materials. ये हमारी साथ साथ ये भी मदद करते हैं कि मटेरियल्स क्या होते हैं, ऐसे जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं, और उनके बारे में भी हेल्प करते हैं जिनके ज़रिए हम न्यू मटेरियल्स या फिर जदीद टेक्नोलॉजीज़ को ईजाद करते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रेस इन फील्ड्स लाइक मेडिसिन, मटेरियल साइंस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक पैराडाइम्स होती हैं कि हमारे पास वक्त के साथ साथ थ्योरीज बदलती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं, उसमें चेंजेस रोनुमा होती रहती हैं। ये तरक्की करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन शोबों में? अगर हम चाहते हैं कि मेडिसिन के शोबे में तरक्की हो
मेडिसन के शोबे में तरक्की हो या साइंस के शोबे में तरक्की हासिल करें या हम अपने माहौल को महफूज बना सकें, तो इसके लिए हमें साइंटिफिक पैराडाइम्स की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, like the video, share it with your friends and subscribe to Smart Trio with Savera Sajid for more easy and smart lessons. Jazakillah khair for watching. See you in the next class. Till then, take care and keep learning. Allah Hafiz.